नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा से पूर्व हमने समास के भेदों के बारे में और अविभाव समास के बारे में पढ़ लिया है। आज हम समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, समास का जो द्वितीय भेद है वो बताया था तत्पुरुष समास। क्या था? तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए थे। एक तो था व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा बताया था समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समास व्याधिकरण तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर 6 भेद बताए गए हैं। विभक्तियों के आधार पर जो 6 भेद बताए गए, पहला था कर्म तत्पुरुष, द्वितीय करण तत्पुरुष, उसके बाद में तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद में जो चौथा है वो आपके अपादान तत्पुरुष, पांचवा था संबंध तत्पुरुष, और जो छठा बताया गया है वो था अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास के जो 2 भेद बताए गए थे, एक था कर्मधारय समास और द्वितीय है द्विगु समास, द्विगु समास। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो तत्पुरुष समास के व्याधिकरण के जो आपके 6 भेद बताए गए हैं, जो कारकों के आधार विभक्तियों के आधार पर बताए गए हैं, उनका हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जबकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो कर्मधारय और द्विगु है, इन्हें स्वतंत्र समास के रूप में पढ़ेंगे या इन्हें बिल्कुल अलग समास के रूप में पढ़ते हैं। तो हम आज अध्ययन करते हैं तत्पुरुष समास मतलब व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनको ध्यान से देखना। आप व्याधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानने से पहले हम तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं या तत्पुरुष समास होता क्या है? जब पदों की प्रधानता के आधार पर हमने पढ़ा था, तो जो सेकंड जो पढ़ा था कि द्वितीय पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, कि वह समास जहां द्वितीय पद प्रधान होता है। अब यहाँ हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि भाई द्वितीय पद प्रधान कैसे होता है। एक उदाहरण है, देखिए, उदाहरण देखिए आप। राजकुमार बीमार था या राजकुमार बीमार है। अब आपके सामने पूछा जाए कि बीमार कौन है, एक विकल्प दिया जाए राजा और सेकंड विकल्प दिया जाए कुमार। एक विकल्प राजा और दूसरा दिया जाता है कुमार, तो हमारा सीधा उत्तर जाएगा कि बीमार कौन है? कुमार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो प्रथम पद है इसकी प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रधानता किसकी है? द्वितीय पद की। और प्रथम पद में आपके प्रथम और द्वितीय पद जो दिए गए हैं, इनके मध्य आपके किसका लोप है? कारकों का लोप, सॉरी विभक्ति का लोप है, कारकीय चयन या परसर्ग का लोप है। अब देखिए, जहां प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य जहां विभक्ति का लोप होता है, उस स्थिति के अंदर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ध्यान से सुनिए, जहां पहला पद और द्वितीय पद के मध्य विभक्ति का लोप होता है, तो उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा। देखिए, इनकी परिभाषा में पढ़ा था, पदों जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य विभक्ति का लोप होता है, तो वहां होता है तत्पुरुष समास। तो इनकी परिभाषा आप लिख लीजिए। देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा में वह समास जिसमें पहले पद की विभक्ति का लोप, पहले पद की विभक्ति का लोप और
पहले पद की विभक्ति का लोप और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, वह समास जिसमें पहले पद की विभक्ति का लोप और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। अब ध्यान से देना कि जहां जो पहला पद है, जिस पहले पद में जिस विभक्ति का लोप होगा उस विभक्ति के आधार पर ही तत्पुरुष समास का भेद लिया जाएगा। अगर कहीं पर भी कर्म कार्य की विभक्ति का लोप है तो वहां आपके कर्म तत्पुरुष रहेगा। अगर कहीं पर कर्म की विभक्ति का लोप है तो वहां कर्म तत्पुरुष रहेगा। संप्रदान का लोप है तो संप्रदान तत्पुरुष रहेगा। अपादान की विभक्ति का लोप है तो अपादान रहेगा। और अगर संबंध कार्य की विभक्ति का लोप है तो वहां संबंध तत्पुरुष रहेगा। और अधिकरण कार्य की विभक्ति का लोप है तो उस स्थिति के अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा। ध्यान सुनना कि जो आपके कारक पढ़े थे इससे पहले, कारकों के हमने 8 भेद बताए थे। 8 में से एक पहला कर्ता कारक और एक सबसे अंतिम कारक है जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इन दोनों कारकों को हटा देते हैं तो पीछे जो शेष 6 कारक बचते हैं, जहां जिस समस्त पद में, जिस सामासिक पद या समस्त पद के जो पूर्व पद होता है उस पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप होगा उसके आधार पर ही इनके उपभेद निर्धारित किए जाते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण देता हूं मैं। शब्द है जैसे धर्म विमुख। देखिए उस उदाहरण को देखिए, धर्म विमुख। जैसे ही आप इनका समास विग्रह करोगे तो आपका क्या होगा समास विग्रह? धर्म से विमुख। इसका समास विग्रह हो गया धर्म से विमुख। अब यहां आप देखिए कौन सा विभक्ति लगी हुई है? से विभक्ति है। से विभक्ति कौन सी कारकों की होती है? से विभक्ति 2 कारकों की होती है। जब हमने कारक में पढ़ाई अच्छी तरीके से जान लिया था। एक होती है आपके करण कारक में और दूसरी होती है अपादान कारक में। अब कारकों को मैं पढ़ते समय ये भी बताया था कि जो विभक्ति है, एक ही विभक्ति 2 कारकों में हो सकती है लेकिन उनका व्यवहार या प्रयोग अलग अलग होता है। तो यहाँ देखिए अपादान कारक में पढ़ा था कि से विभक्ति अलग करने के रूप में आती है और करण कारक में से विभक्ति वो किसके रूप में आती है? साधन के रूप में आती है। तो यहाँ धर्म विमुख बोलो धर्म से अलग है तो यहाँ उनको अलग करने के रूप में आ रहा है। तब इस स्थिति के अंदर कौन सा कारक रहेगा? आपके अपादान तत्पुरुष कारक रहेगा। अपादान तत्पुरुष समास रहेगा। कौन सा समास रहेगा? अपादान तत्पुरुष समास रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी जो विभक्ति है, यहाँ आपके जो कारक जो चिन्ह है विभक्ति है वो आपके कौन से कारक की है? अपादान कारक। अब हम यहाँ उनको प्रत्येक तत्पुरुष समास के भेदों को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला हमने जो भेद बताया है वो आपके है कर्म तत्पुरुष। इसको ध्यान से देखिए। कर्म तत्पुरुष समास। कारक पढ़ा था तो उस कारक में जो कर्म कारक पढ़ा था उस कर्म कारक में कौन सी विभक्ति या प्रसर्ग हमने लिखा था? को लिखा था। यहाँ को आप लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तत्पुरुष समास में वे ही सामासिक पद रहेंगे जहां दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का लोप होगा। जिस सामासिक पद का आप समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह करते समय आपके को विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा? कर्म तत्पुरुष समास रहेगा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है कृष्णार्पण। तो समास विग्रह इसका होगा कृष्ण को अर्पण। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कौन सा समास रहेगा? यहाँ आपके समास रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। अगर यहाँ शब्द दे दिया जाए, अगला उदाहरण जैसे ये उदाहरण है आपके ग्रामगत। समास विग्रह ग्रामगत, ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, इसका समास विग्रह ये रहेगा कि ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ इस स्थिति के अंदर भी कौन सा आपके को विभक्ति
किस कारक के अंतर्गत, सॉरी समास के अंतर्गत रहेगी, कर्म तत्पुरुष समास। अब एक उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे जेब कतरा। उदाहरण क्या है, जेब कतरा। अब जैसे ही आप इसका समास विग्रह करोगे सामासिक पद का, तो आपका समास विग्रह क्या होगा, जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिस सामासिक पद का आप समास विग्रह करोगे और उसके अंतर्गत जो विभक्ति है वो अगर को की आ रही है, तो को आपके किस कारक के संबंध में रहता है, कर्म कारक के संबंध में रहता है। तो यहाँ कौन सा कारक, सॉरी समास रहेगा, कर्म तत्पुरुष समास रहेगा। अब हम दूसरे जेब कतरा का समास विग्रह होगा, जेब को कतरने वाला, या भले लिख लीजिए जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या काटने वाला, काटने वाला, जेब को काटने वाला। अगला उदाहरण है, अगला सॉरी हम भेद पढ़ते हैं। जो दूसरा बताया है वो था आपके करण तत्पुरुष। यहां देखिए तत्पुरुष समास का सेकंड भेद है वो आपके क्या है, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष। इन्हें दूसरे शब्द में ऐसा भी लिखा हुआ कहीं मिल सकता है, करण कारक तत्पुरुष समास, वो भी सही है, कारक शब्द का भी प्रयोग कहीं किताबों में किया हुआ मिलेगा। करण तत्पुरुष समास, करण में जब पढ़ा था तो यहाँ आपके एक से और दूसरा द्वारा, ये दोनों विभक्ति रहती है। अब जिस सामासिक पद में या समस्त पद में आपके से और द्वारा विभक्ति का लोप है, तब उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा, करण तत्पुरुष समास रहेगा। अर्थात जिस सामासिक पद का आप समास विग्रह करोगे और समास विग्रह दोनों पदों के मध्य जब आपकी से या द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है और अगर वो साधन के रूप में है से, तो ही करण कारक रहेगा। और अगर ये से विभक्ति है अलग करने के रूप में है, तब तो यहाँ अपादान कारक में रहेगी, सॉरी अपादान तत्पुरुष समास में रहेगी। और अगर वो से आपके साधन के रूप में है तो किस स्थिति में रहेगी, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रहेगी। तो अब यहाँ करण तत्पुरुष समास, से और द्वारा ये विभक्ति, इन दोनों सामासिक पद में से और द्वारा का लोप रहेगा और से है वो आपके केवल साधन के रूप में ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इनके उदाहरण लिखिए, हस्तलिखित, हस्तलिखित समास विग्रह आपकी क्या होगा, हस्त या हाथ से लिखित, हस्त से लिखित आप लिख सकते हैं, हस्त से लिखित। अगला उदाहरण जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तो इसका आपके समास विग्रह क्या रहेगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत या रचा हुआ लिख सकते हैं आप, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, तुलसी द्वारा रचा हुआ, तुलसी द्वारा कृत, समास विग्रह तीनों यहाँ आपके सही रहेंगे। अगला आपके जैसे एक और उदाहरण है सराहत, सराहत, ये आपके संधि युक्त पद भी है, इसका संधि भी होती है, सरधनाहत, सरधनाहत, यहाँ दीर्घ संधि भी है और समास भी है। सरधनाहत मनो बाण से आहत, बाण से दुखी, समास विग्रह आपके रहेगा सर से आहत, सर से आहत, आहत का अर्थ जैसे आपको दुखी होता है या पीड़ित होता है, बाण से पीड़ित, साधन क्या है, बाण है, और यहाँ लिखने का काम तुलसी है और यहाँ ये हाथ है, तो ये से और जो परस विभक्ति है वो किस रूप में, साधन के रूप में आ रही है। तब इस स्थिति के अंदर कौन सा कारक, सॉरी समास रहेगा, करण तत्पुरुष समास रहेगा। अब हम तत्पुरुष समास के अगले भेद के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद बताया गया है संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा समास था, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान जब कारक हमने पढ़ा था तो उनके लिए कौन सी विभक्ति, कौन सा परसर्ग लिखा था, के लिए लिखा था, क्या लिखा था, के लिए। अर्थात जिस सामासिक पद में के लिए विभक्ति का लोप होता है, अर्थात जब आप सामासिक पद का समास विग्रह करते हो और समास विग्रह करते समय के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, रसोई घर, ये एक उदाहरण है, रसोई घर, रसोई घर।
इस रसोई घर का अब आपको कहे कि निम्नलिखित सामासिक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखे रसोई घर। तो जैसे ही आपके ये शब्द सामने आएगा तो आपका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए, रसोई के लिए। घर किसके लिए? रसोई के लिए। तो यहाँ किसका लोप है? के लिए का। और जहां के लिए विभक्ति का लोप होता है उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? याद रखना, वो आपके समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ आपके रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर। अगला एक उदाहरण है आपके, देखिए, प्रार्थना स्थल। प्रार्थना स्थल, स्थल या जो जगह है वो किसके लिए है? प्रार्थना के लिए है। समास विग्रह आपके यही होगा कि प्रार्थना के लिए स्थल। प्रार्थना के लिए स्थल, प्रार्थना के लिए स्थल। तो यहाँ आपको कौन सा समास रहेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। एक आपके मैंने समास पढ़ाते समय एक उदाहरण दे दिया था, हवन सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री, किसके लिए? हवन के लिए। तो ऐसे जितने भी सामासिक पद होंगे वे सारे के सारे आपके संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रहेंगे। कहने का मतलब है जहां आप समास विग्रह करोगे और समास विग्रह करते समय के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा तब उस स्थिति के अंदर आपके संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। अब हम समास के इस तत्पुरुष समास के चौथे समास के बारे में जानते हैं। देखिए, जो चौथा भेद है वो आपको होता है अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। कारकों में भी पढ़ा था कि अपादान कारक के साथ में से रहता है परसर्ग, आपके यहाँ से विभक्ति रहती है। अब देखिए, करण में भी बताया था और अपादान, इन दोनों में आपके से या जो विभक्ति है वो समान रहेगी, लेकिन दोनों के प्रयोग करने का जो तरीका है या जो उनका व्यवहार वो बिल्कुल अलग रहता है। से मैंने आपको बता दिया साधन के योग में, और से है वो अलग होने के रूप में है। जैसे एक शब्द आपके सामने उदाहरण में दे रहा हूं, देश निकाला। देश निकाला, देश निकाला। समास विग्रह क्या होगा आपका? देश से निकाला हुआ। देश से निकाला या देश से निकाला हुआ। तो ये आपकी समास विग्रह रहा, देश से निकाला हुआ। तो यहां आपके कौन सा अलग होने के रूप में से परसर्ग विभक्ति आ रही है? कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अगला एक उदाहरण और दे दिया जाए कि पदच्युत। उदाहरण है आपके सामने, पदच्युत। पदच्युत, रहा से भटका हुआ। पद से च्युत, च्युत का अर्थ जैसे भटका हुआ, अलग। तो यहां आपका समास विग्रह क्या होगा? पद से च्युत। पद से च्युत। तो इस स्थिति में वो अलग है, भटका हुआ है, तब इस स्थिति में भी कौन सा समास रहेगा? अपादान तत्पुरुष समास। और अगला एक उदाहरण और आपके जैसे सामने दे दिया जाता है, भयभीत। भयभीत, तो इसका समास विग्रह रहेगा भय से भीत, यानी भय से डरा हुआ। भय से भीत या भय से डरा हुआ। तो जहां समास विग्रह करते समय आपके से विभक्ति का प्रयोग होता है और वो से अलग होने के रूप में है, तब तो अपादान तत्पुरुष समास रहेगा। और अगर आपके से कहीं साधन के रूप में है तब उस स्थिति में आपके करण तत्पुरुष समास रहेगा। ये हमने कारकों में अच्छी तरीके से समझ लिया है, इस कारण से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी तत्पुरुष समास के भेदों को जानने या पहचानने में। उसके बाद में हम इनके अगले भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास का जो पांचवा भेद बताया गया है वो आपके है, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए, जब संबंध कारक हमने पढ़ा था तो संबंध कारक में जो विभक्ति है वो आपके 9 बताई थी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ने। कारकों में पढ़ा था जिनकी जो संबंध कारक होती है उनकी जो विभक्ति है वो आपके 9 का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ने। लेकिन यहां याद रखना है कि समास में अधिकांश 3 विभक्तियों का ही प्रयोग होता है। एक होता है का, के, की। इन तीनों का ही अधिकांश प्रयोग किया जाता है कि जिस सामासिक पद का समास विग्रह करते समय इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
तब उस स्थिति के अंदर आपके ये संबंध तत्पुरुष समास रहेगा। या यूं कहे कि जिस सामासिक पद में इन विभक्तियों का लोप होता है तो उस स्थिति में आपके तत्पुरुष समास का कौन सा उपभेद रहेगा, ये रहेगा संबंध तत्पुरुष समास। जैसे एक उदाहरण आपके मैंने अभी इस तत्पुरुष समास को पढ़ाते समय ही दिया था कि एक उदाहरण दिया था राजपुरुष, सॉरी राजकुमार दिया था, राजकुमार। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार रहेगा, राजा का कुमार, राजा। अगला जैसे राजपूत, एक उदाहरण दे दिया जाता है, राजपूत राजा का पूत या राजा का बेटा लिख सकते हो आप। या अगर दे दे राजमाता, राजमाता, तो ये आपके रहेगा राजा की माता। ऐसे जितने भी उदाहरण होंगे वे सारे के सारे आपके संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत रहेंगे। अर्थात जिस सामासिक पद का, जिस समस्त पद का आप समास विग्रह करोगे और समास विग्रह करते समय इन प्रसंगों का प्रयोग होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके ये कौन सा समास रहेगा, संबंध तत्पुरुष समास रहता है। अब हम इस तत्पुरुष समास का जो अंतिम भेद है उस अंतिम भेद के बारे में जानते हैं। देखिए, एक होता जो सबसे अंतिम है वो आपके छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए, अधिकरण कारक में भी हमने पढ़ा था कि जहां में और पर, ये दो अधिकांश विभक्तियां रखना है यहाँ, कि जहां में और पर विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकांश, वहां आपके अधिकरण कारक होता है। और यहां देखिए कि जिस सामासिक पद में या जिस समस्त पद में समास विग्रह करते समय में या पर विभक्ति का प्रयोग होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा। अर्थात जिस सामासिक पद में या पर का लोप होता है उस स्थिति के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, ग्रामवास, उदाहरण देखिए ग्रामवास, आपका सीधा समास विग्रह रहेगा ग्राम में वास। क्या रहेगा, ग्राम में वास। कौन सा विभक्ति है, में, कौन से समास में जाएगी, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला एक उदाहरण दे दिया कि सिर दर्द, ये है सिर दर्द, तो आपका सीधा समास विग्रह रहेगा सिर में दर्द, सिर में दर्द। कौन सा समास रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण जैसे आपके एक और आता है, हालांकि उदाहरण बहुत सारे असंख्य बनाए जा सकते हैं। आप बीते, तो आप पर बीते, आप पर बीते समास विग्रह रहेगा आप पर बीते। तो यहाँ किस विभक्ति का लोप है, पर का है या में का है, और यहाँ भी में का है। तो ध्यान रखना कि जिस सामासिक पद में पर या में विभक्ति का लोप होता है तो उस स्थिति के अंदर आपके रहेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास में आपके जब हम 10th की समास प्रकरण को पढ़ते हैं तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास को ही पढ़ेंगे, जबकि समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद है उन्हें हम स्वतंत्र समास के भेद मानते हुए उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपके तत्पुरुष समास के खुद के मतलब 6 भेद माने गए हैं, इनका ही अध्ययन किया है। और उसके बाद में आने वाली जो आगामी हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम कर्मधारय और द्विगु इन समास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।